नमस्कार दोस्तों। एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर मैं आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छी तरह कर रहे होंगे। आज की क्लास नए सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं ग्रुप नंबर 56-57 की रूरल मार्केटिंग ग्रामीण विपणन की क्लास नंबर 12। 11 क्लास इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट आधे के लगभग हम सिलेबस पे पहुंचने वाले हैं। जल्द ही एक या दो क्लास हम आधे सिलेबस को कवर कर जाएंगे। कई बच्चों को लगेगा कि आधा कैसे कवर कर जाएंगे सर, अभी तो बहुत बाकी है। तो ऐसा नहीं है, बाकी नहीं है। सिलेबस आगे जो टॉपिक्स है वो कई एक चैप्टर एक है लेकिन टॉपिक्स में बटा हुआ है। अभी जो चल रहा है वो एक चैप्टर है और चैप्टर के नाम से टॉपिक्स बने हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो ये टॉपिक आज जो हम करने वाले हैं, बेसिस फॉर द रूरल मार्केट सेगमेंट। रूरल मार्केट सेगमेंट एक चैप्टर का नाम, ठीक है। इस वजह से हमें रूरल मार्केट जो सेगमेंट है इसकी कई सारी क्लासेस लग गई। लेकिन आगे जो हमारे पास आने वाला है वो क्या है कि एक चैप्टर है जिसमें कई सारे टॉपिक्स हैं और उन कई सारे टॉपिक्स को मिला के एक बोला हुआ है कि भाई हाँ ये है। एक एक या दो ही ऐसे चैप्टर रह गए, उसके बाद सारे के सारे बिल्कुल खुला खुला सिलेबस हो जाएगा। यानी ये लगा लो कि 50% के अराउंड हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं जल्द ही। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, बेसिस फॉर द रूरल मार्केट सेगमेंट, डेमोग्राफिक सेगमेंट, साइकोग्राफिक सेगमेंट और बिहेवियरल सेगमेंट। ये तीन सेगमेंट हम पढ़ेंगे। कल बेसिस में हमने टोटल पढ़ा था कि टोटल 4 सेगमेंट होते हैं, जिसमें से जो पहला सेटअप था या पहला जो सेगमेंट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बचे हुए 3 सेगमेंट आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, hsscexamcracker.com हमारा टेस्ट पोर्टल है जिस पर आप जाकर अपने मन चाहे एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। नोट्स जो हम क्लासेस ले रहे हैं उन सबके अगर नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और ये है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन यानी जनसांख्यिकी विभाजन। अब देखो, जनसांख्यिकी विभाजन यानी डेमोग्राफी के हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्रामीण बाजार जो जनसांख्यिकी के हिसाब से अगर उसको बांटे तो इसका यूज करना ना बहुत ही अच्छा रहता है कॉमन पीपल्स के लिए, क्योंकि इससे ये पहचानने में आसान हो जाता है कि किस मार्केट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जो मार्केटर्स है ना, जनसांख्यिकी डेटा आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, किस जगह पे कैसी लोकेशन है, लोग क्या करते हैं, क्या कमाते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन कितनी है, लोग पढ़े लिखे हैं नहीं नहीं, किस धर्म के लोग वहाँ पर्टिकुलर एक जगह है जहाँ किस धर्म के लोग रहते हैं, शिक्षा धर्म व्यवसाय जैसे ये जितने सारे कारक होते हैं ना, ये सारे कारक डेमोग्राफिक में आते हैं और इनका पता लगाना बहुत आसान होता है। इसीलिए डेमोग्राफिक जो है जनसांख्यिकी विभाजन, इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया जा सकता है और आसानी से, बेसिकली आसानी से स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, डेमोग्राफिक बेसिस फॉर रूरल मार्केट सेगमेंट्स के अंदर अगर हम सेगमेंट्स देखिए, पहला होता है जेंडर। जेंडर यानी मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद इसके अभी तो नए भी जुड़ गए हैं, ट्रांसजेंडर। और उसके अलावा एज लाइफ साइकिल हो गया, जिसमें टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, एडल्ट हैं, यंग्स हैं, एल्डर्स हैं, कौन कौन है वो सभी इस पे काउंट होते हैं। उसके अलावा इनकम हो गया, इनकम में हाई इनकम ग्रुप जो इसकी बहुत ज्यादा इनकम है, मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी थोड़ी कम इनकम है, लो इनकम ग्रुप जिनकी बिल्कुल कम इनकम है, फिर एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, कास्ट, फैमिली स्ट्रक्चर। इन सब को धीरे धीरे करके हम समझेंगे कैसे एजुकेशन में लिटरेट और इलिटरेट यानी पढ़ा लिखा और अनपढ़, इनके बीच में डिफरेंसेस बताए गए हैं, और कैसे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड रिलीजन, कास्ट, फैमिली स्ट्रक्चर सब एक साथ मिला के हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जेंडर वाली बात कर लेते हैं। अब जेंडर में लिंग लिंग की बात करते हैं। जेंडर व्यवसाय आधारित, जो अगर हम कहते हैं कि अब हम सेगमेंट में बांटना चाहते हैं या चीजों को एक अलग अलग हिस्से में बांटते हैं, तो मेल और फीमेल सेक्शन ये बहुत आसानी से बांटा जा सकता है। आपको भी पता है कि देखो, जो हमारा फिजिक है, हमारा ये कह लो कि मानसिक
तरीका और जो शारीरिक हमारा जो शरीर है वो देखने में मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। उसी हिसाब से हमारे जो भौतिक अंतर, जो फिजिकल डिफरेंसेस है हमारे, उसके हिसाब से हम अलग अलग चीजें पहनते हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें डिजाइन करते हैं। मेल के लिए अलग चीजें डिजाइन होती हैं, फीमेल के लिए अलग चीजें डिजाइन होती हैं। जैसे हर वो चीज, जैसे वस्त्र हो गया, सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स वगैरह, डिजाइनिंग, स्टाइलिंग, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, फुटवियर, घड़ी, पर्स, जूते, डिजाइन, ये सारी की सारी चीजें अलग अलग तरीके से मेल के लिए भी बनती है और फीमेल के लिए भी बनती है। और इन सभी को एक अलग सेक्शन में रखा जाता है, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। इसीलिए कह सकते हैं कि जो ये बाजार होंगे, इन उत्पादों के बाजार को ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से खंडित किया जा सकता है। यानी इनको सेगमेंट में बांटना बहुत आसान है कि मेल वाला जो मार्केट होगा वो किस साइड होगा, फीमेल्स वाला मार्केट किस तरफ होगा। ये इसको आसानी से बांटा जा सकता है क्योंकि जेंडर में चीजों को बांटना बहुत आसान है। दूसरा आता है हमारा एज एंड लाइफ साइकिल, यानी आयु और जीवन चक्र। आयु और जीवन चक्र में यानी बदलती जो लाइफस्टाइल है, जैसे 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 उपभोक्ता को जरूरत पड़ती है, वैसे वैसे जो कंज्यूमर की नीड होती है, उसी हिसाब से वो अपने ब्रांड के प्रेफरेंसेस को भी बदलता रहता है। ठीक है, यह घटनाक्रम कब से चलती है? देखो, जैसे जैसे बच्चा एक छोटा बच्चा होता है, उदाहरण के लिए खिलौने और कन्फेक्शनरी में बचपन में बहुत अच्छे लगते थे। आपको छोटे छोटे खिलौने या छोटी मोटी चॉकलेट्स वगैरह बचपन में अच्छे लगते थे। लेकिन बड़े होके हमें क्या चाहिए? हमें बाइक चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, हमें फोन चाहिए, म्यूजिक सिस्टम चाहिए। ठीक है, रेडीमेड कपड़े चाहिए, ये सारी डिमांड्स हमारी हो जाती हैं। और बचपन में हम एक चॉकलेट के लिए भी, चॉकलेट लेके भी खुश रहते हैं। बचपन में तो हम एक चॉकलेट पे भी खुश थे, लेकिन अब हमें बड़ी बड़ी चीजें चाहिए। तो हमें हमारी जो एज और लाइफ साइकिल, जो हमारी आयु और जीवन चक्र जैसे जैसे ये बदलता है, वैसे वैसे हमारी नीड्स बदलती है। और नीड्स बदलने की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट की डिमांड है, हमारा हम जो जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फंडा था एज एंड लाइफस्टाइल का। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनकम। इनकम सोर्स की बात करते हैं। अब देखो, हर एक हिसाब से इनकम के हिसाब से भी काफी चीजें बांटी जाती हैं। पहले भी हम इनकम के बारे में कई फैक्टर्स को पढ़ के आए हैं। इनकम जो है किसी भी हद तक किसी के द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों के प्रकार और मात्रा को निर्धारित करती है। अब आपकी इनकम ज्यादा है तो आप किस टाइप का सामान खरीदोगे, कैसी क्वालिटी का सामान खरीदोगे, कितना खरीदोगे, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? आपकी इनकम पे करती है। ठीक है, एक तो भाई इनकम है जो सरकारी नौकरी लगा हुआ है, कोई अफसर है, महीने की 50,000 60,000 रुपए तनख्वाह आती है। ठीक है, महीने की 50 से 60,000 रुपए सैलरी आती है। और दूसरी तरफ एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला एक मजदूर है। ठीक है, और मान लो 30 के 30 दिन भी उसको काम मिलता है, तो डेली के वो उसके सिर्फ 500 रुपए बनते हैं। तो एक तो डेली के 500 रुपए के हिसाब से महीने में 15,000 कमा रहा है। ठीक है, और एक 50,000 कमा रहा है। तो 50,000 वाला जैसा खर्चा करेगा, जिस मात्रा में खर्चा करेगा, वो खर्चा 15,000 वाला तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो रूरल इंडिया में इसी चीज को ध्यान में रखा जाता है कि भाई खर्चा जो करो इनकम के हिसाब से करो। ठीक है, तो ग्रामीण बाजारों के में जो आय का प्रवाह होता है वो मौसमी होता है। किसान ज्यादातर जो खरीदारी वगैरह करते हैं, कब करते हैं? उनके हाथ में पैसा कब आता है? जब फसल कट जाती है। और मजदूर जो होते हैं वो दैनिक दैनिक या साप्ताहिक, या तो उनके पास डेली पैसा आता है या हफ्ते में पैसा आता है। हाई जो इनकम ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े इनकम वाले, वो हमेशा प्रीमियम सामान पर खरीदना पसंद करते हैं। हाई इनकम ग्रुप जो बहुत ज्यादा अमीर वगैरह होते हैं, उनको ब्रांडेड ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड सामान, ब्रांडेड गाड़ियां, ये पसंद होती है। लेकिन जब मध्यम वर्ग वाला होता है वो काफी किफायती और रियायती सामान खरीदता है। ठीक है, लेकिन अगर जो बिल्कुल ही वीक सेक्शन में होगा, जिसके पास बिल्कुल ही कम होगी, तो वो तो सिर्फ वही चीज खरीदेगा जिसकी उसको नीड है, जरूरत है। ठीक है, जैसे घर में आटा चाहिए, रोटी बनानी है, तो आटा खरीदेगा जब उसको जरूरत है। मिडल वाला कब खरीदता है? जब उसको कंफर्ट चाहिए होता है, यानी वो बस आराम से रिलैक्स होके अपनी लाइफ जीना चाहता है। और हाई वाला कब खरीदता है? जो जब उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना हो, दिखाना हो कि भाई हाँ मैं ही हूँ सब कुछ। यानी अब ये खरीदेगा ब्रांडेड
ये खरीदेगा नॉर्मल सा, और ये खरीदेगा बिल्कुल जरूरत के हिसाब से। ठीक है। एजुकेशन और शिक्षा की बात करते हैं तो एजुकेशन में पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो ब्रांड के नाम से, क्वालिटी से, उनकी स्टाइल से ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनको पता होता है कि कैसी चीज है, क्या कैसे मार्केट में मिल रही है, कितने की मिल रही है। लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको इनके बारे में ज्यादा नॉलेज होती नहीं है। ठीक है। हालांकि आजकल जो देखा जाए तो अनपढ़ लोग ज्यादा बचे नहीं है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि भाई यार इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी जब ये काम नॉर्मल से भी चल रहा है। उनको नहीं पता कि क्या ब्रांड का क्या नाम है, क्या वैल्यू है, क्या क्वालिटी है। ठीक है। कोई 10,000 के जूते पहन रहा है और वो, और कोई 1,000 रुपए के जूते पहन रहा है। जूते दोनों पहन रहे हैं लेकिन एक जरूरत के हिसाब से पहन रहा है, और एक मतलब एजुकेशन के तौर पे तो इसको कहना गलत होगा कि भाई एजुकेटेड लोग महंगा पहनते हैं, ऐसा तो कहना सही नहीं होगा। लेकिन ये है कि भाई जो अनपढ़ लोग हैं उनको ये होता है कि ये 10,000 रुपए बेफिजूल के खर्च किए। ठीक है। वो 10,000 रुपए के जो जूते होंगे, एक अनपढ़ व्यक्ति को ये लगेगा कि ये तो बेफालतू के खर्च किए, क्योंकि इसको ब्रांड के बारे में पता नहीं है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो नॉर्मल है, अनपढ़ व्यक्ति है, वो अपनी सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए चीजें खरीदते हैं। उनको लग्जरी पैकेज, विज्ञापन, बड़े बड़े शोरूम में कोई दिलचस्पी नहीं होती। और अगर आप एजुकेटेड हो तो एक्चुअली में आपको भी दिक्कत मतलब इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप सही में एजुकेटेड हो तो जाल मार्केटिंग का जो जाल आपके चारों तरफ फैला हुआ है, उससे आप कभी भी निकल सकते हो। और उससे निकल गए तो आपको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्यूपेशन यानी पेशा। अब वो व्यक्ति काम क्या करता है, प्रमुख व्यवसाय क्या है। अब कोई व्यक्ति है जो सामान खरीदने जाएगा, उसका पता तो होना चाहिए कि वो काम क्या करता है। ठीक है। बाजारों में एक अलग ही प्रकार का विभाजन होता है कि किस काम के लिए किस हिसाब से बांटा गया है। ऑक्यूपेशन के हिसाब से बांटा जाता है। विभिन्न व्यवसाय समूहों के बीच उत्पाद श्रेणियां, खपत पैटर्न दोनों बदलते हैं। इसलिए विपणक को अपने जो बाजार होते हैं ना, जो मार्केटर होते हैं, उनको उत्पाद श्रेणी के लिए ग्रामीण बाजारों को खंडित करते समय व्यवसाय पैटर्न पर विचार करना चाहिए कि किस तरह के लोग उसके पास सामान खरीदने आते हैं, कैसे व्यक्ति उसके पास सामान खरीदने आते हैं। क्या एक देखो, एक तो वो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति है जिसने दुकान खोली है नेसेसरी आइटम्स की। नेसेसरी आइटम्स यानी ऐसी वस्तुएं जिनके बिना किसी का काम नहीं चलता। ठीक है। तो चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तबके का आदमी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अमीर, गरीब या नॉर्मल मिडिल क्लास, कैसा भी व्यक्ति हो, फीमेल, मेल, हर व्यक्ति इसके पास वो चीज आएगा, क्योंकि इसके पास ये जो वस्तु बेच रहा है वो जरूरी है। ठीक है। इसके पास हर कोई व्यक्ति आएगा। लेकिन जो एक स्पेसिफिक चीज बेचेगा, जो व्यक्ति एक स्पेसिफिक चीज बेचेगा, कि भाई मान लो मैं एक एंटिक शॉप चलाता हूँ। ठीक है। मैं एंटिक शॉप चलाता हूँ। एंटिक शॉप समझते होगे, जो पुराने वगैरह वो वस्तु होती है, एंटीक। मैं कोई एंटीक शॉप चलाता हूँ, और एंटीक शॉप में क्या होता है कि जो पुरानी चीजें होती है ना, बड़ी संभाल के रखी होती है, और ये बहुत कॉस्टली होती है। ठीक है। और मान लो मैं कोई 1 लाख का, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, इससे नीचे के एंटीक है ही नहीं मेरे पास। 50,000 से नीचे कोई सस्ती मेरे पास कोई सामान दुकान में बेचने के लिए है ही नहीं। तो ऐसे केस में जो एंटिक जो एंटिक मेरे को, मान लो ये जो शॉप है, ये शॉप थी, यहाँ से मेरे को सामान बेचना है, तो मैं किसको बेचूंगा? मैं उसी को सामान बेच सकता हूँ ना जो अमीर आदमी होगा, बड़ा बिजनेसमैन होगा, या लाखों की सैलरी वाला होगा। का पेशा ऐसा होना चाहिए ना, मेरे ग्राहकों के हिसाब से मैं अपनी चीजों को बांटूंगा। नेक्स्ट आता है रिलीजन और कास्ट, धर्म और जाति के आधार पे भी डेमोग्राफिक डिवीजन किए जाते हैं। डेमोग्राफिक डिवीजन धर्म और जाति के आधार पे भी किए जाते हैं। तो जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक हर एक प्रकार के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जो गांव में जो मार्केटर्स होते हैं ना, कई बार बाजार को इसी हिसाब से सेट करते हैं, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे। गांव की बातें कर रहे हैं, शहरों में तो आमतौर पे अब ये नहीं देखा जाता है, लेकिन गांव में ये अभी भी देखा जाएगा। जो रिलीजन और कास्ट है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता मार्केटिंग के तौर पे। और जो अल्पसंख्यक होते हैं, जितने भी
जो माइनॉरिटीज वाले लोग हैं, ठीक है, जितने भी माइनॉरिटीज वाले लोग हैं, इन माइनॉरिटीज वाले जितने भी लोग होते हैं, धर्म अलग जो प्रचार कर रहे हैं, इनको, जितने भी इनके विपणक है, ये सारे के सारे एक अवसर देते हैं कि भाई आप है ना, इतनी सारी ऐसे मार्केट्स बना लेते हैं, जैसे के जो प्रचारक है, या एक जो धार्मिक माहौल वाली जो जगह होती है, ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी रिलीजन वाले। और ऐसी जगहों माइनॉरिटी रिलीजन वाले क्या करते हैं, ऐसी मार्केट में इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं अपना, जहां पे ये लोग सामान बेच सकें, ठीक है, ये सामान बेच सकें। और ये सारा का सारा जो सिस्टम है ना, ये एक, इसका ना एग्जांपल मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। जैसे कोई मंदिर होता है, ठीक है, किसी मंदिर के आसपास देखो आप, कोई प्रसाद वाला होगा, ठीक है, कोई प्रसाद वाला होगा, कोई माता की चुन्नी बेच रहा होगा, कोई छोटा होटल खोल के बैठा होगा कि भाई आएंगे मंदिर में तो बाहर कोई खाना भी, किसी को भूख लगेगी तो कोई खाना भी खाने बैठेगा, ठीक है। उसके आसपास जूस की भी दुकान होगी, किस क्या पता किसी का जूस पीने का मन कर जाए, कोई व्रत रख के बैठा हो, जूस बाद बाहर निकल के खाना ना खाए लेकिन जूस पिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, और बहुत सारी जो दुकानें होती हैं ना, ये सारी मार्केट्स डेवलप क्यों होती है, क्योंकि रिलीजन और कास्ट, ये भी एक डेमोग्राफिक फैक्टर है, और रूरल मार्केट सेगमेंटेशन में ये भी काम आता है। नेक्स्ट आ गया हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक एक तरीके से इसको मनोवैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जितना हो सके शेयर करो, और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपना, ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जो साइकोग्राफिक, यानी एक सोच की, यहाँ पे एक ना सोच की डेवलप होती है, सोच डेवलप होती है, सोच की बात कर रहे हैं। अब कैसे सोच की बात कर रहे हैं, समझो इसको, ठीक है। जो साइकोग्राफिक होता है ना, वो क्या है, ग्रामीण बाजारों की एक बिल्कुल न्यू अप्रोच है। ये कैसी अप्रोच है, बिल्कुल न्यू अप्रोच है। पुराने टाइम से क्या है, ट्रेडिशनली हम ज्योग्राफिक और डेमोग्राफिक, ये दोनों ही जो सूरतें हैं, जो एक भौगोलिक तौर पे, एक जनसांख्यिक तौर पे, ये जो हम पुराने तरीके अपना रहे हैं, पारंपरिक दृष्टिकोण जो अपना रहे हैं, उनको बदलने की जरूरत थी। तो हमने क्या किया, हमने एक नया सेगमेंट ऐड किया, साइकोग्राफिक, ठीक है। अभी न्यू जनरेशन ने बिल्कुल एक नया कंसेप्ट ऐड किया, साइकोग्राफिक। जब भौगोलिक और जनसांख्यिकी विभाजन बाजार का एक मतलब जो दृश्य प्रदान करते हैं, और जो चेंजेस एक्चुअली में उन्हें वहां देखने को नहीं नहीं मिलते, मतलब भौगोलिक और जनसांख्यिकी विभाजन एक आंकलन कर देते हैं, एक बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में चीजें कुछ और होती हैं, ठीक है। तो ग्रामीण जो उपभोक्ताएं हैं, उनके मनोविज्ञान की, यानी उनकी अवधारणाएं क्या है, वो क्या सोच रख रहे हैं किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसको जानने के लिए हम बताएंगे कि क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं। व्हाट पीपल परचेज, लोग क्या खरीदते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग क्या खरीदते हैं, न केवल खरीदते हैं, ये इस पे भी निर्भर करता है कि वो क्या खरीदना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग खरीदते हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, पीछे वाली चीज में तो क्या था कि लोग क्या खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे। यहाँ पे बात आ जाती है कि क्योंकि बात सोच की है, तो कह देते कि क्या खरीदना चाहते हैं, भाई ये तो पता चले, ठीक है। तो लोग क्या खरीदना चाहते हैं, ये भी हमारा हमारे सेगमेंट का पार्ट है। और इस चीज को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ तरीके होते हैं, जैसे जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, जीवन शैली कैसी है, सामाजिक वर्ग कैसा है, संस्कृति कैसी है, यानी पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल, सोशल क्लास और कल्चर, इन सभी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पर्सनैलिटी कैसी है, एम्बिशियस है, ज्यादा, मतलब क्या सोचता है कि भाई खुद के बारे में ज्यादा सोचता है, ज्यादा एम्बिशन है, मुझे एग्जाम क्रैक करना ही करना है, मुझे नौकरी पकड़नी ही पकड़नी है, मुझे आईएएस ही बनना है, ऐसा एक एम्बिशियस बच्चा है, ठीक है। या फिर अथॉरिटेरियन है कि भाई मैं मेरा चला लूंगा, मुझे मेरा पता है, एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, इंट्रोवर्ट है,
अपने आप में मतलब कहते हैं ना गुन्ना, जो कहते हैं ना गुन्ना गुन्ना सा है। तो वो जो गुन्ना कह देता है कि भाई ये तो अपने आप में ही मतलब मस्त रहता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता। वो कौन होता है? इंट्रोवर्ट होता है। ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? जो खिलखिलाहट वाला भाई चुलबुला सा बच्चा जो होता है, जो सभी से बातचीत कर लेता है, हर किसी को टैकल कर लेता है, वो एक्सट्रोवर्ट है। तो लाइफस्टाइल में ट्रेंड सेटर्स जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं या कौन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, कौन ट्रेडिशनलिस्ट है जो पुराने तरीकों को फॉलो कर रहा है, कौन लिबरल है, उदारवादी है, कौन कंजर्वेटिव है, कौन कट्टर जो कट्टरपंथी है, कोई कौन पुराने तरीकों से कर रहा है। ठीक है। उसके बाद सोशल क्लास पे बात आ जाती है। ठीक है। सोशल क्लास पे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सभी तरीके के सोशल क्लास डिविजन्स आते हैं। फिर हम बात करते हैं कल्चर की, तो कल्चर में जापानीज हो गया, इंडियन है, साउथ इंडियन है, हिंदू है, मुस्लिम है। हर किसी का एक अपना अलग अलग कल्चर होता है। तो इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो व्यक्तित्व आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब अब हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। अब व्यक्तित्व में बात करते हैं तो एक व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विशेषताओं के समूह को संदर्भित करता है, वो व्यक्तिगत व्यवहार को निर्धारित करता है। अब क्या एक व्यक्ति सोच रहा है, क्या एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो किस हिसाब से अपने आप को सोचती है, उसकी शारीरिक विशेषताएं क्या है। ठीक है। शारीरिक विशेषताएं यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं उस व्यक्ति के, ये उसके व्यवहार को निर्धारित करते हैं। जो जो यूनिक सी चीजें आती है ना, जैसे आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशलिटी, सामाजिकता, अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी, असर्टिवनेस, मुखरता, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, ऐसे जितने भी शब्द हैं, ठीक है, इन सभी शब्दों से हमारी क्या जुड़ी होती है? पर्सनैलिटी जुड़ी होती है। और इन सभी के बेसिस पे हम कई चीज़ों को बाँटते हैं। जैसे मान लो गारमेंट्स किस हिसाब के होंगे, फुटवियर कैसे पहनने हैं, जूते कैसे पहनने हैं। अ, अगर मतलब कह लो कॉस्मेटिक वगैरह, डीओ वगैरह या परफ्यूम वगैरह, या ऐसी कोई चीज़ें खरीदनी है तो किस टाइप की चीज़ें खरीदनी है। जो मेकअप का सामान खरीदना तो किस तरीके का खरीदना है, ज्वेलरी कैसे होनी चाहिए, क्रॉकरी कैसे होनी चाहिए, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, शराब, हर चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है, या हर चीज़ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। और ये सारी चीज़ें जब आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं तो इनको कहीं न कहीं हम कनेक्ट कर देते हैं मार्केटिंग से। ठीक है। लाइफ़स्टाइल यानी जीवन शैली। जीवन शैली के अंदर जीवन शैली एक समग्र तरीका है, मतलब एक ओवरऑल मैनर है। कैसे आप रहते हैं, कैसे आप पैसा कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं। ये कंप्लीट आपकी जो एक लाइफ़स्टाइल होती है, जीवन शैली, उसमें एक सब सारा ओवरऑल फंक्शन आ जाता है कि पैसा कमाना भी है, पैसा खर्च भी करना है, पैसा बचाना भी है, कहाँ आप खर्च करते हैं, कहाँ आप बचाते हैं, कहाँ कंजूसी करेंगे, कहाँ दिल खोल के खर्चा करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। और एक ही जो जनसांख्यिकी समूह होता है ना, कंज्यूमर डेमोग्राफिक ग्रुप होता है, रूरल कंज्यूमर्स विद द सेम डेमोग्राफिक ग्रुप। जो भी रूरल कंज्यूमर्स होते हैं विद द सेम डेमोग्राफिक ग्रुप, जनसांख्यिकी समूह या सामाजिक वर्ग वाले ग्रामीण उपभोक्ता। ठीक है। सामाजिक वर्ग वाले, सोशल क्लास वाले जो भोक्ता है, जिनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, उनकी सोच भी अलग होती है, उनकी मनोवैज्ञानिक जो प्रोफाइल होती है वो अलग होती है। ठीक है। एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन जो सामाजिक डेमोग्राफिक लोकेशन में एक जगह भी रहते हैं तो भी उनकी मनोवैज्ञानिक जो सोच होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ही पूरे देश में जो है ना टेलीविजन और केबल नेटवर्क का आया, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा इसको। ठीक है। जैसे पूरे देश में उपग्रह मतलब टेलीविजन वगैरह आया, केबल नेटवर्क आया, तो ग्रामीण उपभोक्ताओं ने शहरी आबादी के समृद्ध जीवन शैली अवगत कराया गया। शुरुआत में ये चीज शहर में आई, लेकिन क्या गांव में नहीं पहुंची? आज गांव में एक टाटा स्काई नहीं लगता है क्या? ठीक है। आप एट प्रेजेंट जो मार्केटिंग जो फीचर्स हैं वो इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि अगर आप कहीं लेह लद्दाख में भी रहते हैं ना, लद्दाख में भी रहते हैं किसी पहाड़ी पे, अगर आपका अकेला घर है और वहां पर वहां पर भी आप आपके टीवी का, या कह लो कि
कनेक्शन पहुंचवा सकते हो, केबल टीवी पहुंचवा सकते हो, टाटा स्काई, डिश टीवी, ठीक है, एयरटेल टीवी। और आजकल तो इनको छोड़ के ओटीटी स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आप हर जगह वो हर फैसिलिटी इजीली अवेलेबल कर रहे हो। और जो फैसिलिटी शुरुआत में जो शहरों में आई वो अब गांव में भी पहुंच गई है। लाइफस्टाइल के बेसिस पे उपभोक्ताओं को कुछ हिस्सों में ना कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। कैसी कैटेगरीज? पहली कैटेगरीज होती है स्विंगर्स। स्विंगर्स कौन से होते हैं? स्विंगर्स, स्विंगर्स बोलते हैं उन व्यक्तियों को, यहां से क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ। स्विंगर्स क्या होते हैं, स्टेटस सीकर क्या होते हैं, प्लेन जोस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्थिति चाहने वाले, प्लेन जोस, स्विंगर्स, जो नवीनतम उत्पादों की खोज करते हैं, ठीक है। स्विंगर्स जो नवीनतम उत्पादों की तलाश करते हैं, तो वो सीक द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मतलब जो लेटेस्ट जो ढूंढते हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट, सब कुछ लेटेस्ट होना चाहिए, सारा कुछ लेटेस्ट होना चाहिए, उनको क्या बोलते हैं? स्विंगर्स बोलते हैं, जो हर चीज लेटेस्ट चाहते हैं, ठीक है। नवीनतम लेटेस्ट उत्पाद चाहते हैं, वो होते हैं स्विंगर्स, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं स्थिति स्टेटस सीकर, जो स्थिति चाहने वाले, ऐसे लोग जो खरीदने का प्रयास करते हैं और एक उच्च स्थिति को दर्शाते हैं। मतलब इनका क्या है कि अगर ये लोग क्या है, एक स्टेटस को शो करने की कोशिश करते हैं। जेब में एप्पल का फोन होगा, ठीक है, जेब में एप्पल का फोन होगा, हाथ में एप्पल की वॉच होगी, हाथ में एप्पल की वॉच होगी, जेब में एप्पल का फोन होगा, ठीक है, चलने के लिए गाड़ी होगी, चश्मा वश्मा लगा के, और एक मतलब बाबूजी टाइप के बन के ये चलते हैं, और ऐसा लगता है कि यार बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है। तो वो कौन है? वो स्टेटस सीकर है, स्थिति चाहने हैं, उनको चाहिए कि वो कोई उनको रिकॉग्नाइज करे, उनके स्टेटस को पहचाने, ठीक है। तीसरे होते हैं प्लेन जोस। प्लेन जोस जो सामान्य और सरल उत्पादों की तलाश करते हैं, जिनको ज्यादा मतलब नहीं होता। प्लेन जोस कौन से हैं? जो ये सिंपल सा बोल देते हैं, यार फोन है, ठीक है, एप्पल क्या को कुछ अलग करवा देगा? सैमसंग भी तो कॉलिंग करवाएगा, सैमसंग का फोन है मेरे पास, सैमसंग का फोन भी तो कॉलिंग करवाता है, एप्पल का खरीद लूंगा तो कुछ अलग हो जाएगा क्या? इस तरह की जो सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या कौन होते हैं? प्लेन जोस, ठीक है। उपभोक्ताओं को एक और कैटेगरीज में बांटा जाता है, समूहकृत, एक ट्रेंड सेटर्स। ट्रेंड सेटर्स कौन होते हैं? जो नया ट्रेंड बनाते हैं, जैसे ज्यादा ज्यादा इन्फ्लुएंसर बोल सकते हो आप इनको। ये कौन होते हैं? इन्फ्लुएंस करने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे हीरो हीरोइंस वगैरह हैं, मूवीज, कोई मूवीज वगैरह आती है, मूवीज में कोई नए तरीके के कपड़े आ गए, या कोई नई अमिताभ बच्चन ने किसी चीज की ऐड कर दी, ठीक है, एडवर्टाइज कर दी किसी चीज की। अब वो एडवर्टाइजमेंट, जो अमिताभ बच्चन के जो फॉलोवर्स है, जो अनुयायी है, वो ट्रेंड सेटर्स, जो ट्रेंड सेट करता है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होते हैं परंपरावादी, उनको मतलब नहीं होता है किसी भी ट्रेंड सेटर से, किसी भी अनुयायी से। वो जो पहले खरीदते थे वो अभी भी खरीद रहे हैं, जो पहले उनको पसंद था वही अभी पसंद है, उनको ना ही वो अप जाते हैं ना ही डाउन जाते हैं, जो चीजें वो पहले खरीदते थे वही अभी खरीद रहे हैं। परंपरावादी, ट्रेडिशनलिस्ट। नेक्स्ट आ जाता है अपना सोशल क्लास, यानी सामाजिक वर्ग। अब सामाजिक वर्ग में कैसी चीजें बढ़ रखी हैं? सामाजिक वर्ग में द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जो समाज है जिसकी संरचना है, वो लोगों के ग्रेड के पदानुक्रम प्रतिनिधित्व करती है। एक सेकेंड, हायरार्की ऑफ द क्लासेस, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी रिप्रेजेंट हायरार्की ऑफ द क्लासेस, ग्रेड्स ऑफ पीपल, यानी कैसा एक उच्च वर्ग का, एक जो मध्यम वर्ग का, एक निम्न वर्ग का, कैसे हायरार्की या पदानुक्रम बना हुआ है, कैसे लोग आप एक ग्रुप वाइज ऑटोमेटिकली बटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक वर्ग है, जो एक्चुअली में बांटा तो कैसे जाना चाहिए था? सोशल क्लास का मतलब क्या होता है कि शिक्षा के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, आय के आधार पे, ग्रामीण विपणन, धन, अन्य जैसे कारकों के संयोजन से इनको बांटा जाना चाहिए था। लेकिन हम सामाजिक वर्ग को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, अपर मिडल और लोअर, ठीक है। और अपर मिडल और लोअर के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा,
नॉर्मली आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्या होता है अपर क्लास, क्या होता है मिडिल क्लास। ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्चर यानी संस्कृति के आधार पे। अब संस्कृति के आधार पे कैसे आपकी सोच के हिसाब से सेगमेंट्स बांटे जाएंगे, आप किस संस्कृति को फॉलो करते हो, आपके लोगों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये भी एक कह लो मार्केटिंग विंडो प्रदान करता है हर एक चीज को। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण जो हम वेस्टर्न चीजों का आज हमारे ऊपर प्रभाव है। ठीक है। पहले क्या होता था, हम नॉर्मली धोती धोती कुर्ता पहनना पसंद करते थे। ठीक है। धोती कुर्ता पहनते थे। ठीक है। इसके अलावा फीमेल्स के लिए तो बहुत सारी अलग अलग और भी ड्रेस होती थी, जंपर वगैरह या कुछ और कह लो। लेकिन आज क्या है, हर कोई जीन्स पहनता है। ठीक है। लड़कियां जीन्स टॉप पहनती हैं, लड़के जीन्स और टी शर्ट पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, टी शर्ट के साथ शर्ट शर्ट पहन रहे हैं। तो ये जो चीजें चल रही है कि आज हम किस सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, किस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। और आजकल गांव में ज्यादा इस चीज का ट्रेंड हो चुका है, क्योंकि शहरों में तो पता लग गया ना कि हाँ ये चीजें होती है, ये चीज होती है। अब शहर का जो बच्चा है वो तो नॉर्मल जो ड्रेसेस होती है उसमें रह ही नहीं सकता। ठीक है। अब तो उनको क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल्स, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल्स पहन लेते हैं। लेकिन जो आम गांव का बच्चा अभी वो फॉर्मल तक भी नहीं पहुंचा है, वो सोचता है कि जीन्स वगैरह टी शर्ट्स शर्ट्स है यही बेस्ट है। ठीक है। तो पश्चिमी सभ्यताओं के प्रभाव के कारण कुछ हद तक जो काफी अर्बन एरियाज हैं वहां भी इन चीजों की पहचान हो चुकी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कह लो मार्केटिंग की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार इन चीजों का बढ़ावा चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियरल सेगमेंट। ये आज की क्लास का तीसरा सेगमेंट आ गया है। पहले दो सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। सबसे पहले हमने जो सेगमेंट था वो कंप्लीट किया था डेमोग्राफिक सेगमेंट, यानी जनसांख्यिकी विभाजन हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट कंप्लीट किया था डेमोग्राफिक के बाद साइकोग्राफिक, दूसरा डिवीजन या दूसरा सेगमेंटेशन, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम करेंगे बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। बिहेवियर यानी आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार। ठीक है। व्यवहार कैसा है, व्यवहार के आधार पे भी, भोक्ताओं के व्यवहार के आधार पे भी बांटा जाता है। ठीक है। व्यवहार विभाजन बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को शो करता है। कैसी प्रतिक्रियाओं को, जैसे कि उपयोग की दर, किस हिसाब से चीजों को किस रेट से यूज किया जा रहा है। ठीक है। उसका मांगे गए लाभ यानी क्या बेनिफिट है उस सामान को खरीदने में, वफादारी, लॉयल्टी, प्लेस ऑफ परचेज, कहाँ से आप सामान खरीदते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब बिहेवियरल में मार्केट सेगमेंटेशन, ये थोड़ा लाइट दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ बता देता हूँ। पहला यूसेज रेट है। ठीक है। पहला क्या है, यूसेज रेट। अब यूसेज रेट का मतलब किस लेवल पे आप यूज कर रहे हो, लाइट यूज कर रहे हो, मीडियम, हैवी यूजर हो, कैसे यूजर हो। उसके बाद आप कैसे किस प्रकार से अपने बेनिफिट को देखते हो, क्या आप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट खरीदते हो, क्या आप लंबे समय तक चलने वाले ड्यूरेबिलिटी वाले खरीदते हो, क्या प्रेस्टीज वाले खरीदते हो कि भाई आपकी इज्जत दिखनी चाहिए उस चीज में, या कि एफिशिएंसी वाले या लंबे समय तक टिकने वाले आप प्रोडक्ट खरीदते हो। लॉयल्टी स्टेटस क्या है, क्या आप सेम प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हो या सेम प्रोडक्ट को बार बार नहीं खरीदते हो, या बिल्कुल खरीदते ही नहीं हो, कभी भी कुछ भी खरीद लेते हो। ठीक है। यूजर स्टेटस कैसा है, आप एक्स यूजर हो, किसी प्रोडक्ट को यूज करते करते आपने छोड़ दिया, पहली बार यूज कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, या आप आगे कर सकते हो। इन सभी चीजों पे ओकेजन्स के हिसाब से, प्लेसेस ऑफ परचेज के हिसाब से जो बिहेवियर है उसको बांटा जाता है। किसको बांटा जाता है, बिहेवियर, बिहेवियर वाले सेगमेंट को इस प्रकार से बांटा जाता है। आइए एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। यूसेज, उपयोग दर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी देखो, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोहान सर भी रीजनिंग वगैरह की वीडियो डाल रहे हैं, बना रहे हैं। और आज एक नई रीजनिंग की वीडियो आ जाएगी। ठीक है। नई रीजनिंग की वीडियो आएगी। और उसके बाद नए टॉपिक के साथ नई रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, यहाँ से ही पढ़ना है। और जल्द ही आपके लिए एक और क्लास में लेके आऊँगा, हरियाणा इकोनॉमी की क्लास नंबर 2। हरियाणा इकोनॉमी की क्लास नंबर 2
हम लेके आने वाले हैं। कल या परसों तक मैं उसको रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी मैं सोच रहा था कि हरियाणा इकॉनमी हम लाइव होके करें, ठीक है, लाइव फॉर्मेट में करें। आपके विचार बताइएगा उस पर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। उपयोग दर के आधार पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? जो ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज, कैसे आप चीजों को यूज कर रहे हो, इन सब के बेसिस पे बांटा जा सकता है ये, ठीक है। आप हल्के उपयोगकर्ता हो, लाइट यूजर हो, मीडियम हो या हैवी हो। हैवी का मतलब आप चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते हो, मीडियम नॉर्मल सा यूज करते हो, हल्के थोड़ा बहुत कभी यूज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं किया। जैसे मेकअप का सामान है, मेकअप का सामान लड़कियों के लिए तो हैवी यूजर है, लड़कियां मेकअप के सामान की हैवी यूजर है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जो मीडियम यूजर है, थोड़ा बहुत यूज कर लिया। कुछ ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल ही पसंद ही नहीं करती, लाइट यूजर्स है, वो हल्के जो होंगे उपयोग करता होंगी। इसके अलावा इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ताओं को ये भी चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि कैसे कैसे पेशे, कैसी चीजें उनके सामने पेश की जा रही है, क्या डिफरेंट पैक साइज क्या कैसे हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो गांव के में माहौल कैसा हमें मिलता है, गांव में हमें माहौल कैसा मिलता है कि लोग है ना ज्यादा यूज वाले चीजें नहीं होते। इस जैसे एक मान लो शैम्पू है, ठीक है, एक शैम्पू है, और शैम्पू को यूज करना गांव के लोग यूज करते हैं, मैंने कहा ये नहीं कहूंगा यूज नहीं करते, यूज करते लेकिन ज्यादा यूज नहीं करते। तो गांव का जो उपभोक्ता है ना वो ये सोचेगा यार एक बड़ी बोतल लाने की बजाय ना एक एक रुपए वाले जो सैशे आते हैं, 1 रुपए का जो शैम्पू का पैकेट आएगा वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, शैम्पू भी हो जाएगा और ये स्टॉक भी नहीं करना पड़ेगा, ये बड़ा शैम्पू का जो डब्बा होगा वो स्टॉक भी नहीं करना पड़ेगा। तो अधिकांश जो उपभोक्ता है पाउच पैक वगैरह यूज करते हैं, जिन्हें सैशे पैक बोलते हैं। सैशे पैक्स यानी पाउच पैक यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा छोटे पैक देख लेते हैं, ठीक है। और अगर लगातार कोई हैवी यूजर है जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो ऐसा पैक देखते हैं जो फैमिली पैक, इकोनॉमी पैक, ठीक है, एक बड़ा पैक लाने की कोशिश करते हैं अगर सभी हर कोई यूज करता है तो। नेक्स्ट आता है बेनिफिट सॉर्ट, मांगा गया लाभ। अब मांगा गया लाभ कैसे काम करेगा आपके लिए? लाभ जो विभाजन है वो चाहतों और इच्छाओं पर केंद्रित होता है। आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छाएं क्या है, ठीक है, उसके ऊपर होता है बेनिफिट सॉर्ट। यानी बेनिफिट किस हिसाब में आप अपना फायदा देख रहे हैं। मांगा गया लाभ यानी आपकी नजरों में आपका फायदा कहाँ है। किसी उत्पाद से मांगा गया लाभ या उपभोक्ता से उपभोक्ता में भिन्न होता है, ठीक है। कैसे आप प्रोडक्ट आपका वैरी करता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये डिपेंड करता है। अब रूरल जो कंज्यूमर होता है ना वो उसको ना एक टाइम पे क्या होता है कि मोटरसाइकिल ले लेता है, मतलब एक मान लो बाइक ले लेता है। तो बाइक वो केवल इसलिए ले लेता है कि उसको चलानी है। बाइक से वो क्या करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है कि जैसे उसका इकोनॉमी सिंबल बढ़ जाएगा परचेसिंग में, एक तो उसका लेवल बढ़ेगा गांव गांव में कि भाई यार इस फलाने ने भी बाइक खरीद ली, इसको एक स्टेटस सिंबल मिल जाएगा, हाँ ये व्यक्ति पे बाइक पे चलता है, स्टेटस सिंबल मिलेगा, प्रतिष्ठा का प्रतीक होगा। और आने जाने में, ट्रांसपोर्ट में सुविधा रह जाएगी, परिवहन की सुविधा हो जाएगी, ठीक है। ग्रामीण उपभोक्ता एक से ज्यादा फायदे वगैरह होते हैं ना तब जाके वो कोई चीज परचेज करता है। तो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मार्केटर्स क्या करते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट को लेने में क्या क्या फायदा है, क्या क्या आपको प्रॉफिट्स होने वाले हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, कुछ लोग प्रोडक्ट अपने आप ही खरीद लेते हैं क्योंकि वो लॉयल्टी स्टेटस को जानते हैं। लॉयल्टी स्टेटस यानी मार्केटर सेगमेंट का वो कंज्यूमर स्पेसिफिक है जो आप कैसा भी हो वो प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। अब जैसे आप है ना, मान लो कोई सामान खरीदते हो, एक्स वाई जेड कोई भी सामान खरीदते हो, और आप उस एक सामान खरीदने के लिए एक ही दुकान पे जाते हो, किसी एक फिक्स दुकान पे जाते हो, और हर बार वही फिक्स सामान लेते हो। तो आप क्या हो, उस ब्रांड के प्रति, उस दुकानदार के प्रति, उस सामान के प्रति आप क्या हो, लॉयल हो, ईमानदार हो, ठीक है। जो रॉयल रूरल बायर्स होते हैं वो ज्यादातर
किसी एक ब्रांड को अगर पसंद करते हैं तो उसको लंबे समय तक खरीद लेते हैं। ठीक है, अगर एक बार वो अस्वस्थ हो जाए ना कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये सही चल रहा है, ये, तो वो किसी और चीज से उसकी तुलना करते ही नहीं है, तुलना करना ही बंद कर देते हैं, और वो लोग लंबे समय तक, बहुत ही लंबे समय तक उसी प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं। बिल्कुल लंबे समय तक उसी प्रोडक्ट को फॉलो करेंगे, कोई और प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ये होता है लॉयल्टी बोनस। यूजर स्टेटस में क्या आता है, उपयोगकर्ता की स्थिति क्या है। इसके अंदर कुछ कैटेगरीज बांटी गई हैं, जैसे एक्स यूजर्स, यानी पूर्व उपयोगकर्ता। पूर्व उपयोगकर्ता कौन होता है, जो पहले सामान यूज करता था, पहले यूज करता था, पहले यूज करता था, अब नहीं करता, पहले यूज करता था अब नहीं करता। पहली बार उपयोगकर्ता, फर्स्ट टाइम यूजर, जो जो प्रोडक्ट को पहली बार खरीद रहे हैं, जो प्रोडक्ट को पहली बार खरीद रहे हैं। रेगुलर यूजर कौन होते हैं, जो नियमित एक प्रोडक्ट खरीद लिया उसको बार 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 खरीदते हैं, वो नियमित हो जाते हैं, रेगुलर यूजर हो जाते हैं। और पोटेंशियल यानी संभावित उपयोगकर्ता कौन सा होगा, जो आपका प्रोडक्ट खरीदा नहीं है उसने अब तक, लेकिन हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। जब शब्द आ जाए हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है में कौन आ जाता है, संभावित उपयोगकर्ता आ जाता है। ठीक है, ग्रामीण बाजारों में अधिकांश जितने भी उपभोक्ता है या उपयोग करता है, वो सभी संभावित है। ठीक है, पहली बार उपयोग करने वाला श्रेणियों में आ जाएगा। जैसे ही वो एक संभावित उपयोगकर्ता जिसने पहले कभी वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा, जैसे ही वो खरीदेगा, वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। इसीलिए हम जो मार्केटर्स होते हैं ना, उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे होता है, एक तो पहले वाले पे जिसने पहली बार प्रोडक्ट खरीदा है, और दूसरा उनका फोकस होता है उसके ऊपर जो संभावित होता है। ठीक है, जो संभावित होता है, हो सकता है खरीद ले, संभावित। ठीक है, दूसरा उनका संभावित वाला, उसके ऊपर खरीदता है। ठीक है जी, इसीलिए कहता है कि भाई जो ग्रामीण उपभोक्ता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो परीक्षण और उत्पाद प्रदर्शन पर ध्यान देना, मतलब इनका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इन दो चीजों पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, पहली बार उपयोगकर्ता और संभावित उपयोगकर्ता। नेक्स्ट आ जाता है ओकेजन के ऊपर, जब किसी अवसर के ऊपर खर्चा होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, पंजाब की तरफ हम देख लें तो बैसाखी के बाद दक्षिण भारत में ओनम, उगादी, उगली, या फिर अधिकांश जो हिस्सों भारत के हिस्सों में दिवाली, दशहरे, इन टाइम पे ना खरीदारी बढ़ जाती है। इन टाइम पे खरीदारी बढ़ जाती है, मेले वगैरह लगने लगते हैं, आकर्षक कीमतों पे उत्पाद बिकने लगते हैं, बड़े बड़े ऑफर्स आने लगते हैं, दिवाली ऑफर, दशहरा ऑफर। ठीक है, ये क्यों आते हैं, क्योंकि इस समय लोग आपको लुभान्वित करने की कोशिश करते हैं। मार्केटर्स जो हैं वो आपको लुभान्वित करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि लोग जानते हैं कि जो ग्रामीण भारत है ना, वो नियमित जो डेली रूटीन का सामान है वो तो हाट बाजार वगैरह से, छोटी मोटी दुकान से, यहाँ से खरीद लेते हैं। लेकिन जब उनको महंगा कोई बड़ा खर्चा करना होता है, कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदनी होती है, कोई अट्रैक्टिव सी चीज खरीदनी होती है, कॉस्टलियर जो महंगी चीजें हैं, ठीक है, लग्जरी वाले जो आइटम्स है, वो आइटम्स ये खास व्यवसाय या खास त्योहारों पे ही खरीदे जाते हैं। प्लेस ऑफ परचेज, कहाँ से परचेज खरीद करते हैं, आमतौर पर ग्रामीण उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं हम रूरल मार्केटिंग में, तो ये आमतौर पे कहाँ से सामान खरीदते हैं, गाँव की दुकानों वगैरह से। ठीक है, हाट बाजारों से, नजदीकी कोई छोटा मोटा मासिक खरीद, महीने का में एक बार राशन वगैरह खरीदने के लिए हो सकता है शहर वगैरह में, नजदीकी शहर चले जाएं, या राजधानी, बड़े मतलब बड़े राजधानी वगैरह, बड़ी बड़े स्टेट्स में हो सकता है जाके कोई व्यक्ति सामान खरीदे। रूरल मार्केट्स में जो अगर हम डिविजन्स देखते हैं तो परिवर्तनों में खरीदारी के हिसाब से स्थान बदल जाता है, लेकिन जबकि शहर लोग क्या करते हैं, सब कुछ एक ही जगह से खरीदना पसंद करते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं। अब गांव में क्या होता है कि आपको सब्जी खरीदनी है, आप एक जगह जाते हो। ठीक है, सब्जी खरीदनी एक जगह जाते हो, आपको उसके बाद कपड़े खरीदने हैं, आप एक दूसरी जगह जाते हो, आपको फिर उसके बाद कुछ और खरीदना है, XYZ कोई और आइटम खरीदना है, आप तीसरी जगह जाते हो। लेकिन शहर में क्या होगा
कि आप एक मॉल में घुसते हो और मॉल में घुसने के बाद आपको सब कुछ उसी मॉल में मिलता है, सब कुछ उस मॉल में मिलता है, उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हो तो आप ये तीनों सामान एक ही जगह से लेके निकलते हो। ठीक है, तो इसी तरह की काफी चीजें एडवांटेजेस में देखी जाती है। विशाल मेगा मार्ट वगैरह, आपने सुना हो, विशाल मेगा मार्ट का नाम सुना होगा, तो विशाल मेगा मार्ट वगैरह जैसी चीजें हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है। इस विशाल मेगा मार्ट इसी का एग्जाम्पल है, शॉपिंग मॉल्स वगैरह का। ठीक है, और अब इनकी एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो इनकी जो एडवांटेजेस काफ़ी हैं, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ दिस स्पेसिफिक जो रूरल बिहेवियर है मार्केटर्स को, ये प्रमोट करते हैं। मार्केटर्स इनकी मदद से, इन चीज़ों की मदद से, इन बेसिस की मदद से समझते हैं कि कैसे जो उनके प्रोडक्ट हैं, उनके उनके प्रोडक्ट्स को विकसित करना है, बढ़ावा देना है, या कैसे संभावित खरीदारों को खरीदारों में बदलना है। ठीक है, पोटेंशियल बायर्स को कैसे कॉन्ग्रेट करना है, कैसे इकट्ठा करना है और कैसे उनको बायर बनाना है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करती हैं मार्केटर्स को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अपनी तैयारी को जांचने के लिए भाई HSSC examcracker.com, examcracker.com पोर्टल पे जाओ। ठीक है, पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पोर्टल पे जाओ, एग्जाम ट्राई करो और अच्छे लगे तो परचेज करो। ठीक है, परचेज करो, बाकी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और रीजनिंग की क्लासेस शुरू हो गई हैं। दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस वगैरह वाले सब कैंडिडेट्स उन क्लासेस को देख लें भाई। ठीक है, और HSSC वालों को तो देखना है ही। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं अगली बार।